तो चलिए बिना किसी देरी के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम इतिहास के उस बेहद विस्फोटक पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था, फ्रांसीसी क्रांति। हम गहराई से समझेंगे कि आखिर वो कौन से भयंकर सामाजिक और आर्थिक दबाव थे जिन्होंने एक पूरे के पूरे राष्ट्र को टूटने की कगार पर ला खड़ा किया। जरा इस अराजक दृश्य को इमेजिन कीजिए। 14 जुलाई 1789 की सुबह, डरे हुए, घबराए हुए लेकिन गुस्से से उबलते हुए पेरिस के 7,000 से ज्यादा नागरिक पेरिस की सड़कों पर दौड़ रहे हैं। वे खूंखार बास्तील किले को अपने नंगे हाथों से नोच डालने पर उतारू हैं। ये कोई आम दिन नहीं था। लेकिन इस अफरा तफरी में आगे बढ़ने से पहले हमें खुद से ये अहम सवाल पूछना होगा, आखिर एक समाज इस विनाशकारी बिंदु तक पहुंचता कैसे है? अपनी ही सरकार की इमारतों पर, अपने ही शहर पर हमला करने के पीछे लोगों की क्या मजबूरी रही होगी? इसे समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा पीछे 1774 पर घुमाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक अनुभवहीन 20 साल के युवा राजा से, लुई 16वें। जब वो गद्दी पर बैठता है तो उसे विरासत में कोई सुव्यवस्थित साम्राज्य नहीं मिलता, बल्कि एक ऐसी आपदा मिलती है जिसे संभालना लगभग नामुमकिन था। अब इस स्लाइड पर जो आंकड़ा है वो सच में डराने वाला है। 10 अरब लीब्रे का कर्ज। लीब्रे उस समय फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी। जरा सोचिए, एक नया और युवा राजा और उसके सिर पर इतना भारी भरकम कर्ज। शाही खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका था। अब बात यह है कि इतना बड़ा कर्ज अचानक से हवा में तो पैदा नहीं हुआ। ये सदियों से चले आ रहे युद्धों, वर्साई के विशाल महल के भारी भरकम रखरखाव और ब्रिटेन से अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आजाद कराने के महंगे शौक का नतीजा था। पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा था। राजा ने इस दिवालियेपन से निपटने की क्या कोशिश की? इसे समझने के लिए हमें उस वक्त के फ्रांस के सामाजिक ढांचे यानी 3 एस्टेट्स के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ये चार्ट उस वक्त की गहरी असमानता को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। कुल आबादी का 90% हिस्सा थर्ड एस्टेट यानी तीसरे वर्ग में ठूसा हुआ था, जिसमें आम जनता थी, जबकि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट यानी पादरी और कुलीन वर्ग, जिन्हें हम इलीट कह सकते हैं, उनकी आबादी सिर्फ 10% थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आबादी का एक छोटा सा हिस्सा होने के बावजूद पूरे फ्रांस की कुल जमीन का 60% हिस्सा इन्हीं एलीट्स और चर्च की मुट्ठी में था। बेचारे किसानों के हिस्से सिर्फ 40% जमीन आई। और अब सबसे चौंकाने वाले फैक्ट पर गौर कीजिए। टैक्स का पूरा यानी 100% बोझ समाज के सबसे गरीब और आम नागरिकों के कंधों पर था। वहीं दूसरी तरफ सारी संपत्ति के मालिक पादरी और कुलीन वर्ग बिल्कुल 0% टैक्स देते थे, बिल्कुल जीरो। हालात इतने बदतर थे कि आम जनता पर करों की दोहरी मार पड़ रही थी। टाइथ नाम का टैक्स किसानों की कुल उपज का 10% होता था, जो सीधा चर्च ले जाता था, और ऊपर से टाइल नाम का एक सीधा टैक्स राजा को अलग से चुकाना पड़ता था। इस टूटते हुई अर्थव्यवस्था और भारी टैक्स के बीच नए विचारों और एक बड़े विद्रोह का जन्म होना लगभग तय था। इसी घुटन भरे माहौल में कुछ शानदार दिमाग वाले विचारकों ने नई चेतना जगाई। जॉन जाक रूसो ने जनता और सरकार के बीच एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की। जॉन लॉक ने इस बकवास को पूरी तरह खारिज कर दिया कि राजाओं को राज करने का कोई ईश्वरीय अधिकार है, और मॉन्टेस्क्यू ने सत्ता को अलग अलग हिस्सों में बांटने का एक बिल्कुल नया आइडिया दुनिया के सामने रखा। अब हम सीधे मई 1789 में चलते हैं। खजाना खाली है, राजा पूरी तरह से हताश है। वो एस्टेट जनरल नाम की एक असेंबली बुलाता है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, आम जनता पर और ज्यादा टैक्स लादना। और यहीं पर सिस्टम पूरी तरह टूट गया। वोटिंग का नियम था हर एस्टेट का 1 वोट, मतलब एलीट्स के 2 वोट मिलके हमेशा आम जनता के 1 वोट को 2-1 से हरा देते थे। गेम पूरी तरह से रिग्ड था। थर्ड एस्टेट ने इसे मानने से साफ इनकार कर दिया और मांग रखी कि हर व्यक्ति का 1 वोट होना चाहिए। जब राजा ने उनकी मांग ठुकरा दी तो थर्ड एस्टेट ने एक बहुत ही बोल्ड कदम उठाया। उन्होंने खुद को एक इंडोर टेनिस कोर्ट में बंद कर लिया और कसम खाई कि वे तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक कि वे एक ऐसा नया संविधान नहीं बना लेते जो राजा की निरंकुश शक्तियों को खत्म कर दे। इस बीच कुदरत और अफवाहों ने मिलकर आग में घी का काम किया। भयंकर सूखे ने फसलें तबाह कर दीं,
पाव रोटी, जो उनका मुख्य भोजन था, उसकी कीमतें आसमान छूने लगीं। और तभी एक अफवाह फैल गई कि राजा ने अपनी सेना को आम नागरिकों पर गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया है। बस इसके बाद जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। और ये हमें ठीक वापस हमारे एक्सप्लेनर के शुरुआती दृश्य पर ले आता है, जहां वो गुस्साई भीड़ बास्तील के किले की ईंट से ईंट बजा देती है। इस भयंकर विद्रोह के आगे घुटने टेकते हुए एक हारे हुए राजा को अपनी सारी ताकत छोड़नी पड़ती है और नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ती है। यहीं से शुरुआत होती है फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की। एब्सोल्यूट पावर की राख से एक नया सिस्टम जन्म ले रहा था। दार्शनिकों के विचारों से प्रेरित होकर 1791 के नए संविधान ने सत्ता को बहुत ही शानदार तरीके से 3 अलग-अलग स्तंभों में बांट दिया। विधायिका, जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका, जो उन्हें लागू करेगी, और न्यायपालिका, जो न्याय करेगी। ये वही स्ट्रक्चर है जो आज के हमारे लोकतंत्रों का आधार है। लेकिन रुकिए, ये नया सिस्टम भी कोई परफेक्ट नहीं था। वोट देने का अधिकार सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को मिला, यानी वो 25 साल से ऊपर के पुरुष जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स चुकाते थे। दुख की बात यह है कि इसका सीधा सा मतलब था कि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटिंग से पूरी तरह बाहर कर दिया गया। सारी महिलाएं, बच्चे और वो सभी गरीब पुरुष जिन्होंने असल में सड़कों पर खून बहाकर इस क्रांति को सफल बनाया था, उन्हें पैसिव सिटीजन्स मानकर किनारे कर दिया गया। फिर भी इन सब कमियों के बावजूद पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का आना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। इसने ये साफ कर दिया कि जिंदगी जीने का अधिकार, बोलने की आज़ादी और समानता कुछ ऐसे बुनियादी हक हैं जिन्हें कोई राजा आपसे कभी छीन नहीं सकता। तो इस एक्सप्लेनर को ख़त्म करते हुए ज़रा इस बात पर विचार कीजिए, क्या पावरोटी की कमी, नाइंसाफ़ी वाले टैक्स और एक राजा के फालतू खर्चों के खिलाफ शुरू हुए एक लोकल अराजक विद्रोह ने जाने अनजाने में आज के आधुनिक लोकतंत्र का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास को एक बिल्कुल नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर देता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।